अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा था। डीएनए जो कि वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक ने ये मॉडल प्रपोज किया और उन्होंने बताया कि डीएनए एक्चुअली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल मूव कर रहे होते हैं। आई थिंक ये बात आप सब लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी कि इसमें 5 प्राइम से 3 प्राइम का क्या मतलब है और इस ऑपोजिट डायरेक्शन में 5 to 3 प्राइम का क्या मतलब है। 3 prime position is actually the side of the DNA from which the DNA elongates. The new nucleotides are added over this 3 prime end. Why? Because at the 3 prime end of the ribose sugar there is a free hydroxyl group, and this free hydroxyl group is responsible for the elongation of the DNA. Today we will discuss about a different chapter, Mendelian inheritance, or we know that the Mendel is known as the father of genetics. Why the Mendel is known as the father of genetics? Because he proposed 2 laws of inheritance, law of segregation and law of independent assortment. Why Mendel is known as the father of genetics? Because he proposed the 2 models, 2 laws of inheritance, the law of segregation and law of independent assortment. We will discuss about these laws later on, but today we will discuss about how Mendel moved towards the discovery of these 2 laws. Mendel को कैसे पता चला कि डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है और डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स हैं या उसमें कोई जीन्स कहाँ पे लोकेटेड हैं, उसको लोकस के बारे में कैसे पता चला, या उस वक्त जब हमें ये भी नहीं पता था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यानी क्रोमैटिन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उस वक्त मेंडल कैसे इस नतीजे तक पहुंचा कि जो जीन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म्स ऑफ अलील्स, हर जीन के 2 अलील्स हैं और ये अलील्स सेग्रीगेट करते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं जब ये फर्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे होते हैं। स्टूडेंट मेंडल को इतना शार्प स्टूडेंट नहीं था, उसको एग्ज़ाम से भी फोबिया था, पढ़ने का इतना ज़्यादा शौक भी नहीं था, लेकिन पढ़ाई छोड़ के वो अपने क्राइस्ट अंकल के पास जाके रहना शुरू कर दिया उसने। और वहाँ पे क्या हुआ कि उसके जो अंकल थे वो गार्डनर थे, वो बहुत ज़्यादा पौधे लगाते थे, तो इसने भी वहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट की। जब प्लांटेशन स्टार्ट की तो ऑब्जर्वेशन भी, आपको पता है कि जब हम साइंस में या कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो जो मेन चीज़ होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन। मेंडल ने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की कि जब प्लांट्स को ये ग्रो करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इसने जो काम किया था वो पी प्लांट्स थे, यानी कि जो फली वाले पौधे होते हैं, पी प्लांट्स पे इसने काम किया। क्यों? क्योंकि पी प्लांट्स ग्रो करवाता था और ग्रो कराने के बाद इनकी जनरेशन देखता था। जनरेशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल F1 प्लांट है, इसको F1 प्लांट से क्रॉस करेंगे और F2 आएगी, तो दिस इज फर्स्ट जनरेशन एंड दिस इज द सेकंड जनरेशन। प्लांटेशन हम सब करते हैं, हम सब देखते हैं कि प्लांट्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, बट ऑब्जर्वेशन क्या थी कि कैरेक्टरिस्टिक्स नोट कर रहा था। ये देख रहा था कि प्लांट्स जो हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट की अगर हम हाइट की बात करें तो प्लांट की हाइट टॉल भी थी और प्लांट की हाइट ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट भी थी। इसी तरह पी प्लांट के जो सीड्स थे, सीड्स राउंड भी थे और सीड रिंकल्ड भी थे। जैसे ऐसे राउंड है तो रिंकल्ड में इस तरह के सीड्स भी थे। इसी तरह इसने देखा कि प्लांट की जो सीड का कलर है वो भी येलो भी है और ग्रीन भी है। फिर इसने देखा कि पॉट की जो शेप है वो एक्सियल भी आ रही है कुछ प्लांट्स में और कुछ प्लांट्स के अंदर टर्मिनल भी आ रही है। मतलब इस तरह की इसने कुछ ऑब्जर्वेशंस देखी कि जब हम प्लांट्स को क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में प्लांट्स कभी टॉल आ रहे हैं कभी शॉर्ट आ रहे हैं। ओके, ये ऑब्जर्वेशन होगी कि प्लांट अपनी हाइट चेंज कर रहा है, एक जनरेशन में अगर टॉल है तो एक जनरेशन में शॉर्ट है। तो ये ऑब्जर्वेशन थी। ऑब्जर्वेशन से इंपॉर्टेंट चीज़ जो साइंस में होती है दैट इज़ डाटा कलेक्शन, कि आप डाटा को कैसे अरेंज कर रहे हैं। सिर्फ ये ऑब्जर्व नहीं कर रहा था, ये डाटा को अरेंज भी कर रहा था। अब डाटा अरेंज करते हुए क्या हो रहा है, इसने देखा कि जब टाल प्लांट लिया उसको टाल प्लांट से क्रॉस कराया, दैट क्रॉस मीन्स ब्रीडिंग।
तो इसको पेरेंटल जनरेशन कहेंगे P1। जब इनको क्रॉस किया तो सारे प्लांट्स जो थे वो क्या है, टॉल। सो उसने ये कंक्लूड किया कि जब टॉल को टॉल से क्रॉस करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, टॉल। जब उसने बहुत सारा डाटा काफ़ी जनरेशन में ऐसे कलेक्ट किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवाई, तो इस नतीजे में पहुंचा कि प्लांट के अंदर कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको सिर्फ जीन का लफ्ज़ नहीं पता था या अलील का लफ्ज़ नहीं पता था, इसलिए क्योंकि उस वक्त तक डीएनए नहीं डिस्कवर हुआ था। अभी हम कहते हैं दिस इज क्रोमोसोम और डीएनए। सो जीन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अपने अपने लोकस पे। लोकस की डेफिनेशन आती है ना, लोकस इज द पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम वेयर जीन इज प्रेजेंट। सो उस वक्त तक जब हमें न्यूक्लियस नहीं पता, हमें नहीं पता कि न्यूक्लियस इन द क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो हमें क्रोमोसोम के ऊपर लोकस कैसे पता होगा, हमें जीन का लफ्ज़ कैसे पता होगा। सो ही डिडंट नो द नेम ऑफ अ जीन। ये लफ्ज़ जीन यूज़ नहीं कर रहा था अपनी रिसर्च में, ठीक है। क्योंकि ये जीन का लफ्ज़ यूज़ नहीं कर रहा था, इसी बिना पे मेंडल का वर्क जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। यानी कि सब कहते थे कि ये एक हाइपोथेटिकल डाटा है, ऐसा कुछ भी एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। सो उन्होंने इसकी सारी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। बट उनकी डेथ के ऑलमोस्ट 20-30 ईयर्स के बाद, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, इसके वर्क को रीडिस्कवर किया गया और उस वक्त फिर मेंडल को नोबेल प्राइज मिला। सो ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज लेटर ऑन, ठीक है। तो अब एक्चुअली ये क्या कह रहा था, ये फैक्टर्स कह रहा था, कहता था कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइक कैपिटल टी भी हो सकता है, कैपिटल टी भी हो सकता है, स्मॉल टी भी हो सकता है। कैपिटल टी होगा तो हाइट प्लांट की टॉल होगी, अगर कैपिटल टी होगा तब भी प्लांट की हाइट टॉल होगी, अगर स्मॉल टी होगा तो प्लांट की हाइट ड्वार्फ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि स्मॉल टी में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से हाइट शॉर्ट हो रही है, बट इसमें हाइट शॉर्ट क्यों नहीं है, क्योंकि फिर उसने नोट किया कि फिर कैपिटल टी का इफेक्ट जो है वो स्मॉल टी के इफेक्ट को मास्क कर रहा है। मतलब स्मॉल टी की वजह से हाइट शॉर्ट होनी थी, लेकिन कैपिटल टी जो है वो स्मॉल टी के इफेक्ट को छोड़ के उसके ऊपर डोमिनेट करके इसको रिसेसिव बना रहा है। यहाँ से फिर कॉन्सेप्ट आया डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव का। डोमिनेंट क्या होता है, जो अपने इफेक्ट को, जब डिफरेंट पेयर्स हों तो जो अपना इफेक्ट शो कर रहा है दैट इज डोमिनेंट, और जो अपना इफेक्ट शो नहीं कर पा रहा वो रिसेसिव। अब देखें स्मॉल टी था बट फिर भी हाइट टॉल है, मतलब ये अपना शॉर्टनेस वाला इफेक्ट शो नहीं कर सका। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, अगर दोनों अलील सेम होंगे तो इनको हम बोलेंगे होमोजाइगस। इसमें भी दोनों सेम है, दोनों स्मॉल है, सो दिस इज आल्सो होमोजाइगस, बट दिस इज हेट्रोजाइगस। जब अलील्स डिफरेंट होंगे तो हम उसको बोलेंगे दे आर हेट्रोजाइगस। सो एक्चुअली होता क्या था कि जब आप टॉल को कैपिटल टी को कैपिटल टी से क्रॉस करवाते हैं, इधर जरा जूम करेंगे, दिस इज एक्चुअली एक्चुअल प्रेजेंटेशन। कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी, हम इधर मेल को रिप्रेजेंट करेंगे विद द एरो एंड फीमेल विद द प्लस साइन, एंड दिस इज पेरेंटल जनरेशन। T1 मीन्स पेरेंटल जनरेशन, F1 मीन्स फीलियल का वर्ड यूज होता है जनरेशन के लिए, फर्स्ट जनरेशन टी। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब हम क्रॉस कराते हैं दो मेल्स और फीमेल्स को, तो क्या होता है कि ये अलील्स गैमीट्स की फॉर्म में सेपरेट हो जाते हैं। सेम इस तरफ भी ये सेपरेट होंगे, यानी कि सेग्रीगेट होंगे, फिर दोबारा से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। अगर हम दो कैरेक्टर्स एक साथ भी पढ़ेंगे तो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के असॉर्ट हो जाएंगे। मतलब टॉल हाइट के साथ आप बेशक सीट का कलर भी पढ़े, लेकिन इसका गैमेट बनना और गैमेट्स का आपस में दोबारा से रैंडम ये सॉर्ट होना ये सेम ही रहेगा। अब हमने फर्स्ट को फर्स्ट से क्रॉस करना है, कैपिटल टी, सॉरी दिस इज नॉट F1, दिस इज F1, दिस इज गैमीट G1, G फॉर गैमीट। गैमीट्स को हमेशा सर्कल में शो करते हैं। T वर्सेस T, कैपिटल टी अगेन कैपिटल टी एंड देन कैपिटल टी। सो ऑल द जनरेशंस आर टॉल। दिस इज द फिनोटाइप, जो फिजिकल अपीयरेंस में लिख रही हूँ, दे आर ऑल टॉल। फिजिकल अपीयरेंस मीन्स फिनोटाइप, बट जीनोटाइप में क्या होगा, आप इसकी होमो और हेट्रो फॉर्म बताएंगे। ऑल ऑफ दीज आर होमोजाइगस टॉल। तो जीनोटाइप बताते हुए आप 7 टर्म यूज करते हैं, होमोजाइगस टॉल। क्रॉस करवाते हैं होमोजाइगस टॉल को विद हेट्रोजाइगस टॉल, तो गैमीट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी
और स्मॉल टी। अब जब इनको क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, देन कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें क्या है, रेशो आपके पास क्या आ रही है, 3 जो हैं दे आर होमोजाइगस टॉल एंड 1 इज हेट्रोजाइगस टॉल। इसी तरह अगर आप क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी, इधर जूम इन कर दें प्लीज, कैपिटल टी को विद स्मॉल टी, तो अब क्या होगा, गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल टी एंड देन स्मॉल टी, तो अब क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड देन कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अब 100% क्या आ रहे हैं, दे आर ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। सो इस तरह ऑब्जर्वेशन और डाटा अपना रिकॉर्ड करता गया। हम फर्दर इसको नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे कि अभी जस्ट वो ये ऑब्जर्व कर रहा है कि किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन में एलिमेंट्स दोबारा से रिकम्बाइन होते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडल के दोनों लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।